बच्चों, कैसे हो? तो आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का छठा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके राइटर लेखक है नागार्जुन। ठीक है, इस पाठ में 2 कविताएं हैं। पहली कविता है यह तंदुरुस्त मुस्कान। पहली कविता कौन सी है? यह तंदुरुस्त मुस्कान। दूसरी है फसल। दूसरी कविता का नाम क्या है? फसल। ठीक है, तो नागार्जुन के ये 2 कविताएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नागार्जुन का परिचय देखते हैं, पाठ परिचय देखेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में सब देश लौटे, यानी अपने देश आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। ठीक है, इनका स्वभाव अक्खड़ था और ये घुमक्कड़ी थे। हर गांव इधर उधर ये घूमते रहते थे। तो इन्होंने क्या अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, अब इनका 1911 में जन्म हुआ और 1998 में देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? यात्री नाम था, क्योंकि ये यात्रा करते रहते थे देश विदेश में, तो इसलिए इनका नाम है मैथिली भाषा में यात्री नाम रख दिया। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर है, यानी व्यंग्य पूर्ण कृतियाँ लिखने में ये माहिर माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। व्यंग्य करते हैं हर कविता में, तो आधुनिक कबीर की संज्ञा इनको दी गई है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय। तो वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुकुट छंद में भी इन्होंने काव्य रचना की। अब हम ये पहली कविता देखते हैं, यह तंदुरुस्त मुस्कान, यानी एक छोटे से नन्हे से अपने ही बच्चे के माध्यम से इन्होंने ये कविता बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखी है और इसमें बहुत ही इन्होंने अपनी मार्मिक संवेदनाओं को व्यक्त किया है। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस तंदुरुस्त मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकापन जुट जाता है। फसल शब्द दूसरी कविता है फसल। ठीक है, तो पहली कविता हम पढ़ रहे हैं यह तंदुरुस्त मुस्कान। ध्यान से पढ़ना और याद करना। तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दूल्ही दूसर तुम्हारे ये गात
छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी इस कविता में कवि ने शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल देती है। मृतक में भी जान देगी डाल, यानी किसी शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गए हो। है धूली दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हो। यानी खेलने के बाद जब बच्चा धूल से भरा हुआ आता है तो उसका शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो। है स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाता है। कवि कहते हैं कि उनका मन पिघलकर जल बन गया और कठिन पाषाण। यानी जो पत्थर है वो पत्थर हृदय व्यक्ति का भी दिल पिघल जाता है। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंढ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र ही हृदय में भी शेफाली के फूल की भांति खिल गया हो। है ना, कवि अपने हृदय की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल। यानी कवि अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफाली के फूल की भांति उड़ने लगा है। एक शेफाली का पौधा होता है जो फूल को हाथ में लगाने से ही ऐसे मुरझा जाता है, बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। इसलिए कवि का मन पहले तो क्या है, एक बांस और बबूल की तरह हृदय इतना पत्थर पिघल हो गया था, लेकिन जैसे ही बच्चे की को छूते हैं, बच्चे की को गोद में लेते हैं, तो ऐसे मानो स्पर्श करते ही ऐसा उनका हृदय ऐसा हो जाता है कि शेफाली के फूलों की भांति झरने लगा गया है उनका हृदय उनके प्रति। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रह गो अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ में फेर। यानी अब उन्हीं कवि क्या कहते हैं कि कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकलती है और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं सकते, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी हुई होती तो मैं न देख सकता, मैं न देख सकता देख, मैं न देख पाता जान तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान। अब क्या कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। वह कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी नहीं देख पाता। वे अपने हैं, तुम धन्य हो, धन्य तुम, और माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। यानी वे भी देख पाता है अपनी पत्नी की आभार जताते हुए कि तुम्हारा क्या संबंध है, तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा और तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हारे स्नेह प्रेम और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। देखते इधर न कनखी मार और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। यानी कवि क्या कहते हैं कि इस चिर प्रवासी में इतर में अन्य, कि मैं तो प्रवासी हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, इस अतिथि में प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी ये मैं तो एक अतिथि बनकर घर में आता हूँ, मेरे साथ तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। उंगलियाँ माँ की करारती रही है मधुपुर की, यानी तुम्हें तो तुम्हारी माँ का ही स्नेह और प्यार मिला है। देखते तुम इधर कनखी मार, मुझे तुम कनखी मार कर देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। यानी कवि यह कहते हैं
कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, यह तुम्हें इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। मुझे लगती है बड़ी ही छविमान, तुम्हारी ये मुस्कान मुझे बड़ी ही आकर्षित लगती है। ठीक है, आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं फसल। दूसरी कविता का नाम क्या है? फसल। ये पढ़ते हैं तो इसका भावार्थ क्या है? ये है कि यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है कवि ने। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट भी ले जाती है। किसानों की तरफ भी, किसान किस तरह से इस फसल को बोते हैं, कितनी कठिनाई से घर पे फसल के मतलब अनाज निकाल के लाते हैं। इस तरह से कि फसल एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, अनेक नदियों के पानी से सींची जाती है। तो कवि ने यहाँ यही इस फसल के माध्यम में बताया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। ठीक है, यहाँ ये कवि ने बताया है कि इस कविता में कवि से फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किसका सहयोग, किसका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होते हैं। ठीक है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श गरिमा। यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण होता है। कवि कहते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल तैयार करने में होता है। फसल क्या है और तो क्या नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरक का। यानी यहाँ कवि कहते हैं कि फसल बहुत ही चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब को मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूर्य की किरणों का सिमटा हुआ संकोच, हवा का थिरकना, यानी इन सब से मिलकर ही फसल तैयार होती है। तो ये एक छोटी सी कविता है फसल। इसमें भावार्थ है कि ये फसल है वो कवि का कहना है कि इसे पैदा करने में किसानों का योगदान रहता है। उसे स्पष्ट किया है कि वे कहते हैं कि इस पैदा करने में नदियों का पानी का योगदान भी रहता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर जाता है ऊपर, तो बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होता, सबका योगदान फसल तैयार करने में होता है। कवि ने यहाँ बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है। नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। ठीक है।